सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में पूना पैक्ट यहाँ होने जा रहा है और मुख्य शर्तें कौन सी बाबा साहब रखते हैं जिन पर पूना पैक्ट होने जा रहा है, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम विस्तार से बताने वाले हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि पूना पैक्ट की मूल पृष्ठभूमि क्या थी, तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक जरूर बात कीजिएगा। ये निवेदन हमारा आपसे है। बाबा साहब ने कमेटी के समक्ष और महात्मा गांधी के समक्ष जो 4 शर्तें रखी थी, उन पर आज विचार होगा। पिछले डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हमने ये बताया था कि वो 4 शर्तें कौन सी थी पूना पैक्ट। और आपको मालूम है इस समय महात्मा गांधी जो कि इस समय आमरण अनशन कर रहे हैं 20 सितंबर 1932 से लगातार आमरण अनशन उनका जारी है। अब जबकि हम 23 सितंबर 1932 की बात कहने जा रहे हैं, 23 सितंबर 1932 को क्या कुछ घटित होता है और महात्मा गांधी की उसमें सहमति होती है या नहीं होती है, आखिर कहाँ पर बहस, गर्मा गर्म बहस होती है और किन मुद्दों पर असहमति हो जाती है जिससे सुलह होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। आज इन सभी मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। वो 4 शर्तें पहले हम आपको बताएंगे जो बाबा साहब ने महात्मा गांधी के समक्ष और कमेटी के समक्ष रखा था। एक कमेटी बनाई गई थी ताकि ये मुद्दा सॉल्व हो सके, ये कमेटी बनाई गई थी। वो जो 4 शर्तें हैं जिन पर सहमत हुई अथवा नहीं हुई, आज हम विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कि हम आपको बता दें वो 4 शर्तें कौन सी थीं। बाबा साहब ने 4 शर्तें रखी थी कि प्राथमिक चुनावों के लिए, हम आपको बता दें सबसे पहले कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से हम पेज नंबर 343 की बात कर रहे हैं, जहां पर 4 शर्तें बाबा साहब ने रखी। प्राथमिक चुनावों के लिए कितने लोगों का पैनल हो, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था यहाँ पर केंद्रीय विधिमंडल में अस्पृश्यों के कितने प्रतिनिधि होने चाहिए। तीसरा पॉइंट था प्रांत विधिमंडल के अस्पृश्यों को कितनी जगह दी जाए। नंबर 4 यहाँ पर शर्त का था आरक्षण की सुविधा कितने समय तक रहे और उसे हटाना हो तो उसके लिए कौन सी शर्तें मान्य होनी चाहिए। ये 4 शर्तें बाबा साहब के यहाँ पर है सहमति बनाने के लिए। तो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अब हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश शुरू करें, हम आपको बता दें इसी डॉक्टर अंबेडकर संदेश के अंत में पूछा जाएगा एक शानदार क्वेश्चन, जिसका देना होगा आपको जवाब, और वो आज के ही अंबेडकर संदेश से संबंधित होगा। वो प्रश्न का उत्तर इसलिए पूछा जाता है कि आपने डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक बात किया या नहीं, ये परखने के लिए, जानने के लिए, क्योंकि जो बाबा साहब के सटीक भाषण से, सटीक लेख से परिचित हो जाएगा, तो निश्चित है वो डॉक्टर अंबेडकर मिशन और आंदोलन को आगे बढ़ाने में सक्षम होगा। बिना पढ़े, बिना समझे बाबा साहब को अंबेडकर मिशन आगे बढ़ाना संभवतः ये पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए आपसे बारंबार निवेदन है कि अंबेडकर संदेश को हमेशा अंत तक जरूर बात करें, ताकि आप पूरा सारांश और निष्कर्ष ले सकें। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से विषय अपने लोगों के न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए लड़ते हुए अगर किसी ने रास्ते के लालटेन लगाने फांसी चढ़ाया तो भी मुझे उसकी परवाह नहीं होगी। ये बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से पेज नंबर 343 से 345 तक हम सीधे ले चलते हैं। जो विचार विमर्श हुआ मुख्य मुद्दे पर सीधे हम ले चलते हैं। 23 सितंबर 1932 को क्या कुछ घटित होता है, दिन है शुक्रवार। ऊपर बताए गए 4 सवालों पर जो हमने अभी आपको बताया, सोचने विचारने के लिए पुणे के राजा बहादुर शिवलाल मोतीलाल के बंगले पर शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे कमेटी की बैठक बुलाई गई। पहले प्राथमिक चुनाव लड़ने वाले कितने लोगों को आखिरी चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए, इस विषय पर चर्चा हुई। कमेटी के 6-7 हिंदू सदस्यों का आग्रह था कि प्राथमिक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में से 6-7 लोगों को आखिरी चुनाव लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, एक शब्द पर 6-7 हिंदू सदस्यों का आग्रह क्या था? प्राथमिक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में से 6-7 लोगों को आखिरी चुनाव लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए, ये हिंदू सदस्यों का आग्रह था।
डॉक्टर अंबेडकर 3 से अधिक उम्मीदवारों को ये अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। लंबी बहस के बाद दोनों पक्ष 4 जगहों पर राजी हुए और विवाद को खत्म किया गया 4 जगहों पर। उसके बाद केंद्रीय विधिमंडल में अस्पृश्यों को कितने प्रतिनिधि हो, ये बिंदु आ गया। इस प्रश्न पर विचार किया गया। पहले जनसंख्या का अनुपात यानी कुल जनसंख्या का अनुपात या सिर्फ हिंदुओं की जनसंख्या का अनुपात, इस विषय पर विचार किया गया। उसमें भी हिंदुओं का आग्रह था कि अस्पृश्यों की जनसंख्या का हिंदुओं की जनसंख्या के साथ मिलान कर उसी अनुपात में उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए। कुल जनसंख्या के अनुपात में हमें प्रतिनिधित्व मिले, ये डॉक्टर अंबेडकर का आग्रह था। बाबा साहब चाहते थे कुल जनसंख्या का जो अनुपात है अस्पृश्यों का, वो प्रतिनिधित्व यहाँ पर मिलना चाहिए। जबकि हिंदू जो नेता थे वो ये चाहते थे कि हिंदू जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले। राजनीति की बात यहाँ पर हो रही है। राजा मुंजे करार में जनसंख्या के चनों का पालन, जनसंख्या के बाबा साहब कहते हैं कि राजा मुंजे करार में जनसंख्या के वचनों का पालन करना होगा। राजा मुंजे करार में जनसंख्या के अनुपात से अधिक अनुपात में प्रतिनिधित्व देने की बात मानी गई थी। उसके अनुसार अब आपको अपने प्रतिनिधि मिलेंगे। इस झूठ के सहारे आपने हमारे कुछ लोगों को संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए राजी करवा लिया है, यानी आपने जो वचन दिया था उसके अनुसार अब आपको चलना होगा। आदि मुद्दों पर डॉक्टर अंबेडकर ने जोर दिया। उससे एक और आश्चर्यजनक बात सामने आई, वह थी डॉक्टर अंबेडकर ने जब उपयुक्त मुद्दा सामने रखा तब उन्हें बताया गया कि राजा मुंजे करार में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि देने की जो बात कही है उसमें जनसंख्या का अनुपात यानी कुल जनसंख्या नहीं बल्कि हिंदू जनसंख्या का अनुपात, यही मतलब था। सभा में डॉक्टर मुंजे थे नहीं और मिस्टर राजा को आने से मना कर दिया गया था। सो इन दोनों के मतानुसार राजा का क्या मतलब था ये जाना नहीं जा सका। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मिस्टर राजा ने बार बार जो कोष्टक प्रकाशित किए हैं उनके सहारे ये कहा जा सकता है कि उनके लिए इसका मतलब कुल जनसंख्या ही था। उनका जवाब देते हुए कमेटी में कहा गया कि हाल ही में इस विषय पर राव बहादुर राजा के साथ चर्चा की गई थी और उन्होंने कहा था कि डॉक्टर मुंजे के साथ जो करार किया गया था उसमें मेरे मतानुसार जनसंख्या का अनुपात हिंदू जनसंख्या के अनुपात में ही है। राव बहादुर राजा और उनकी पार्टी के लोग कितने पराधीन और परावलंबी हो गए थे इसका केवल इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। हिंदुओं के साथ हाथ मिलाने के लिए अगर अस्पृश्यों के राजनीतिक अधिकारों को दांव पर लगाना पड़े तो उसके लिए वे तैयार थे। राव बहादुर राजा ने जनसंख्या के अनुपात के बारे में जो कुछ कहा अब कहा था वह उनकी चालाकी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। डॉक्टर अंबेडकर को उनकी चालाकी पर से पर्दा उठाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगा। आखिर केंद्रीय विधिमंडल परिषद में अस्पृश्यों के लिए सामान्य जगहों में से 18% जगह आरक्षित रखने की बात तय हुई और इस तरह प्रश्न का हल किया गया। उसके बाद अस्पृश्यों के संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र कितने समय तक रहेंगे और वे किन क्षेत्रों पर खारिज किए जाएंगे, इस मसले पर विचार विमर्श शुरू किया गया। उम्मीद के विपरीत इस प्रश्न पर जंग छिड़ गई। हिंदू नेता चाहते थे कि 10 साल के बाद ये रियायत अपने आप खत्म हो जाए। डॉक्टर अंबेडकर का मत था कि इस रियायत को कम से कम 15 सालों तक लागू किया जाए और उसके बाद तभी हटाई जाए जब अस्पृश्य वर्ग के मतदाताओं से लिए गए मतों से साबित हो कि बहुमत के कथनानुसार अब उन्हें इस रियायत की जरूरत नहीं है। सामान्य साथी यहाँ पर ध्यान देना होगा, बाबा साहब ने जो राजनीतिक आरक्षण की बात की, जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व हासिल करने की बात की, उसमें ये शर्त रखने की कोशिश की कि 15 साल तक यूं ही लागू रहे और 15 साल के बाद एक चुनाव हो और चुनाव में वोट कौन डालेगा, सिर्फ अस्पृश्य वर्ग के लोग डालेंगे, सभी लोग नहीं डालेंगे, सिर्फ अस्पृश्य लोग को वोट देने का अधिकार वहाँ पर मिला। यानी कि अस्पृश्य वर्ग के मतदाता से ही ये एक तरह से चुनाव संग्रह किया जाएगा और उसके बाद ये तय होगा, बहुमत से तय होगा कि ये रियायत जारी रहनी चाहिए अथवा नहीं। बाबा साहब कहते हैं कि अगर बहुमत ना हो तो रियायत जारी रखी जाए। अगर ये रियायत खत्म करने के लिए बहुमत ना हो, बहुमत इसके विपरीत चला जाए तो ऐसे में रियायत जारी रहनी चाहिए। दोपहर में 2 बजे से लेकर
रात के 9:30 बजे तक गर्मा गर्म बहस हुई। कोई पक्ष हटने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए सुलह खत्म होने के आसार नज़र आने लगे। आखिर ये तय हुआ कि इस मसले के बारे में दोनों पक्ष अपने मत महात्मा गांधी के सामने रखेंगे और उनका इस मामले में क्या कहना है ये जान लेंगे। अभी तो जो बातचीत हो रही थी, जो कमेटी बनाई गई थी, उसके समक्ष ये सारी बातचीत हो रही थी। कमेटी के सदस्यों में गर्मा गर्म बहस। आप समझ सकते हैं कि 2 बजे से रात के 9:30 बजे तक, यानी कि 6 घंटे यहाँ बहस चल रही है। और इस बात पर, ये जो बिंदु थे, इन्हीं बिंदुओं पर बहस चल रही थी। जिस समय अभी आप देखेंगे किस तरह से रात में भी बहस चलती है। रात के 9:30 बजे सब लोग एरवदा जेल में, कारागार में महात्मा गांधी जी से मुलाकात करने गए। पहले डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पक्ष सामने रखा, उनके बाद हिंदुओं की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय जी बोले। अचरज की बात यह थी कि दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद महात्मा गांधी जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पक्ष में अपना मत दिया। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि बाबा साहब जैसा चाहते थे वैसा महात्मा गांधी ने मान लिया। और ये घटना है 23 सितंबर 1932 की रात के 9:30 बजे के बाद में। आप समझ सकते हैं कि 9:30 बजे तक बहस हुई। उसके बाद सभी लोग महात्मा गांधी से मिलने गए। रास्ते में भी वक्त लगा होगा। कहने का तात्पर्य फाइनली ये है कि जिस समय अस्पृश्य लोग और हमारे लोग सो रहे थे गहरी नींद में, उस समय बाबा साहब उनको अधिकार दिलाने के लिए, आने वाली जनरेशन को अधिकार दिलाने के लिए, राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और यहाँ पर बहस का हिस्सा बने हुए थे। इस निर्णय के बाद विवाद का एक बड़ा सवाल हल हो गया। लोग करीब 11:30 बजे से जेल से शिवलाल मोतीलाल जी के बंगले पर लौट आए। यानी कि रात के 11:30 बजे, दोपहर में 2 बजे ये बहस शुरू होती है। रात के 9:30 बजे कमेटी के बीच बहस चलती है। उसके बाद सभी लोग महात्मा गांधी से मिलने जाते हैं एरवदा जेल में और वहाँ पर 11:30 बजे तक रहते हैं। तो किस तरह से दिन रात मेहनत किया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, तब आज हमारे समाज को अधिकार संपन्न वो बना पाए। यानी कि आज जो भी प्रतिनिधित्व के जरिए हम सभी लोग अपना जीवन यापन सम्मान के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, ये बाबा साहब के अथक परिश्रम, अथक मेहनत, त्याग और बलिदान, समर्पण की बदौलत है। इस बात को हमें समझना होगा। और यही कारण है कि बाबा साहब के दिए गए अधिकार, बाबा साहब के दिया गया संविधान, जिसको लगातार बदलने की बात हो रही है। शासन सत्ता में ऐसी सरकारें आती जाती रहती हैं जो लगातार संविधान को बदलने की बात कर रही हैं, लगातार उस पर प्रहार करने का काम कर रही हैं। ऐसे में ये जो वर्ग है जो बाबा साहब के दिए गए संघर्ष बलिदान की बदौलत अधिकार संपन्न बना, उस वर्ग का ये प्रथम दायित्व बनता है, प्रथम कर्तव्य बनता है कि इस भारतीय संविधान का संरक्षण वो करने के लिए तत्पर रहे। सामान्य साथियों, बाकी कामकाज दूसरे दिन करने का निर्णय करते हुए रात के 12:30 बजे सभा विसर्जित हुई। यानी कि रात के 12:30 बजे, उस समय बताइए समाज के लोग सो रहे होंगे गहरी नींद में या नहीं? निश्चित रूप से सो रहे होंगे। तब बाबा साहब जीवन संघर्ष कर रहे थे, अपना ये संघर्ष कर रहे थे हम सभी को अधिकार दिलाने के लिए। क्रमशः आगे क्या कुछ होता है 24 सितंबर 1932 को। आपको मालूम है कि 24 सितंबर 1932 को ही पूना पैक्ट हुआ था। अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे आएंगे जिन पर बहस छिड़ेगी, जिन पे लंबी लंबी बहस होगी और बड़ी मुश्किल से 24 सितंबर 1932 को एक कॉमन एजेंडा तैयार होता है, करारनामा तैयार होता है, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। यहाँ निश्चित रूप से आपने समझने की कोशिश की होगी कि ये जो घटनाक्रम 20 सितंबर 1932 से 24 सितंबर 1932 तक चला है, 4 दिन लगातार चला है, 5 दिन लगातार चला है। तो ये 5 दिनों में जो घटनाक्रम इसलिए शुरू हुआ क्योंकि कम्युनल अवार्ड में बहुजन समाज को, अस्पृश्य समाज को कम्युनल अवार्ड के माध्यम से, जो कि गोलमेज सम्मेलन से पारित हुआ था लंदन से, अस्पृश्य समाज को विभिन्न अधिकार दे दिए गए थे। और उन अधिकारों की बदौलत यहाँ पर एक अधिकार जो दोहरा मताधिकार का दिया गया था, पृथक चुनाव क्षेत्र दे दिया गया था अस्पृश्यों को, जिसके सहारे वो बहुत तेज गति से अपना विकास कर सकते थे, राजनीतिक विकास कर सकते थे। और उस अधिकार को छीनने के लिए महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू किया था। और उस आमरण अनशन की परिणति
किस तरह से आगे बढ़ रही है। हम लोग 23 सितंबर की बात आज कर रहे थे। 24 सितंबर का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर कल हम जरूर उपस्थित होंगे। किस कार्य योजना पर, कौन से करारनामे पर किसने किसने हस्ताक्षर किए, ये सब कुछ हम अगले डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जरूर आपको बताएंगे। कल का डॉक्टर अंबेडकर संदेश का बेसब्री से इंतजार कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, आखिर केंद्रीय विधिमंडल परिषद में अस्पृश्यों के लिए सामान्य जगहों में से कितने प्रतिशत जगह आरक्षित रखने की बात तय हुई। प्रश्न नंबर 2, डॉक्टर अंबेडकर का मत था कि इस रियायत को कम से कम कितने सालों तक लागू किया जाए और कब इस प्रतिबंध को हटाया जाए, उसकी कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, ये दूसरा प्रश्न है। 2 प्रश्नों में से कम एक का आंसर आप जरूर देंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। आपके आंसर को देखकर, आपके उत्तर को देखकर हमें बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि हम उस बात को समझ जाते हैं, क्योंकि आपने पूरा अंबेडकर संदेश को समझा है, बाबा साहब के उस एक एक शब्द को आपने समझा है। और निश्चित रूप से जब आपने समझा है, हमने समझा है, तो हम समाज को भी समझाने का काम करेंगे। ये हमारा अपना परम दायित्व है, परम कर्तव्य है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की थी। ऐसा ही एक वैचारिकी सेंटर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज की गई सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में। कुछ इस तरह का वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। यदि आप भी चाहते हैं कि ऐसा वैचारिकी सेंटर जल्द ही बनकर तैयार हो तो आपका हम आह्वान करते हैं कि दिए गए अकाउंट नंबर IFC कोड पर बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति, जो कि आवाज का ही अनुषांगिक संगठन है, इस पर अपना अमूल्य योगदान धमदान करने का कष्ट करें। हम इसका आह्वान करते हैं, निवेदन भी करते हैं। साथ ही साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में, और संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपको अच्छा लगा आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, तो इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अब दीजिए इजाजत। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।